दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो इतनी उथल-पुथल मची हुई है, औरंगज़ेब की कब्र, नागपुर के दंगे, छावा फ़िल्म, ये सब क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? इसमें क्या बताया जा रहा है? इनको हम सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। पहली बात तो ये है कि वैसे भी करीब 6-8 महीने पहले महाराष्ट्र के जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था औरंगज़ेब के खिलाफ। उन्होंने कहा था, ये औरंगज़ेब की औलादें कहाँ से पैदा हो गई, जो अपने डीपी पर औरंगज़ेब को रखती हैं। उसके बाद अभी चुनाव हुए, उसके बाद छावा फ़िल्म आई और इस फ़िल्म की तारीफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कई बड़े भाजपा के नेताओं ने की। इसी के साथ-साथ इस फ़िल्म में जो वातावरण क्रिएट किया, उसको रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो दंगे हुए और जब सब बातें चल रही हैं, ये फ़िल्म के कारण हुआ। तो सवाल है कि वो तो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस फ़िल्म को रोका नहीं, क्यों नहीं रोका? इस पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई? और इसके निर्माता, निर्देशक और एक्टर्स पे एक्शन क्यों नहीं लिए? ये पहला सवाल उठता है। मुख्य रूप से जो यहाँ भाजपा है, उसके बड़े नेता हैं, वो बार-बार औरंगज़ेब के खिलाफ नफ़रत का एक माहौल खड़ा करते रहे हैं। फ़िल्म के आने से उसमें तेज़ी आ गई और उसके बाद कई भाजपा के नेताओं ने कहना शुरू किया कि औरंगज़ेब की कब्र जो खुलताबाद, औरंगाबाद के पास है, उसको हटा देना चाहिए। इसके पहले मैं थोड़ा फ़िल्म के बारे में भी बता दूँ। फ़िल्म इस प्रकार से चित्रित करती है, जो हमने पहले भी देखा, मैं इसको दोहरा रहा हूँ। वो इसलिए कि आज की घटनाओं से हम उसको जोड़ सकें। इसमें औरंगज़ेब को क्रूर बताया गया है। 126 मिनट की फ़िल्म में 40 मिनट संभाजी महाराज पे जो क्रूरता हुई, उसको बताया गया है। अब ये क्रूरता किस प्रकार से हुई, ये शिवाजी सावंत के एक उपन्यास पर आधारित है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ऐतिहासिक, ये हम नहीं जानते। और एक बात हम जानते हैं, ज़्यादातर राजाशाही में, क्योंकि राजाओं के पास पूरे अधिकार होते थे, इसीलिए जो क्रूरता है, वो कई राजाओं में होती थी और वो इस प्रकार से अपना राज्य चलाते थे कि उनके विद्रोहियों के खिलाफ किसी प्रकार से भी वो एक्शन ले सकते थे। उसमें किसी के हितों का कोई ख़्याल नहीं रखा जाता था। विद्रोहियों को ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों से हाथ-पैर बाँधकर नीचे जंगल में फेंक दिया जाता था, वगैरह-वगैरह। और जब एक जीता हुआ राजा हारने वाले राजा को के कुल देवता के मंदिर को भी तुड़वाता था, हारे हुए राजा पर अपमानजनक शर्तें भी लादता था। तो क्रूरता तो ख़ैर युद्ध अपने आप में एक सबसे बड़ा क्रूर फ़ेनोमेनन है। जब 2 राजा लड़ते थे, तो हम कई लड़ाइयों का बड़ा गुणगान करते हैं, और ये लड़ाई तो सैनिक भी मारे जाते हैं, बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं, लूट-पाट भी होती है, औरतों पे भी अत्याचार होते हैं, तो क्या वो क्रूरता नहीं है? पहली बात। दूसरी बात ये कही गई कि औरंगज़ेब जी देखो इतना खराब था, अपने बाप को कैद में डाल दिया और 2 भाइयों को मरवा दिया। अब इसमें भी अगर हम गहराई में जाके देखें, तो ये एक तरफ़ा वर्णन है। ज़्यादातर राजवंशों में जो उत्तराधिकार था, वो इसी प्रकार की हत्याएँ करके आता था। सबसे पहले देखें तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, केवल सत्ता पर आने के लिए। सम्राट अशोक ने अपने बहुत सारे भाइयों को मरवा डाला, सत्ता पर आने के लिए। और तो और छावा फ़िल्म में भी बताया गया है कि संभाजी महाराज के जो भाई थे, जो शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई से थे, राजा राम, उन्होंने भी संभाजी महाराज को ज़हर देने की कोशिश की। अब ये भी क्रूरता का प्रमाण है। आप किसी को ज़हर दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा क्रूर बात क्या होगी? ये क्रूरताएँ राजाओं में होती थी। किसी एक विशेष राजा को क्रूरता से जोड़ना अपने आप में गलत है। दूसरा, उसने ज़बरदस्ती इस्लाम फैलाया। ये बात सही है कि उसने अपने विरोधी राजाओं को, जिसको हराया था, उनको क्षमा दान देने के लिए, पार्डन करने के लिए कई बार इस्लाम स्वीकार करने की ये बात रखी। पर ये कोई इस्लाम को फैलाने वाला नहीं था। वैसे तो इस्लाम में है ही कि जो ज़बरदस्ती से फैलाया जाए, वो इस्लाम नहीं हो सकता।
आपके लिए आपका दिन, मेरे लिए मेरा दिन। वैसे भी राजा धर्म नहीं फैलाते थे, केवल एक राजा को छोड़कर, उनका नाम है सम्राट अशोक। बाकी राजा सत्ता और संपत्ति के लिए राज्य करते हैं, और विरोधियों के एरिया में जाकर, विरोधियों के क्षेत्र में जाकर वहां लूटपाट करना, स्त्रियों पर अत्याचार करना, ये एक कॉमन पैटर्न। तो खैर, ये जो चित्रीकरण केवल औरंगजेब के लिए किया गया है, ये एक चुना हुआ विवरण है। ये एक कैनवास को पूरी तरह से न देखकर केवल एक ही बात को देखते हैं। अब ये देखिए कि औरंगजेब की कस्टडी में संभाजी महाराज के पुत्र और पत्नी करीब 19 साल तक रहे, और 19 साल तक जब वो रहे तो उन्हें औरंगजेब ने उनका धर्मांतरण नहीं किया। औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे बाकी सब मुगल राजाओं से, जिनकी संख्या 33% थी, 33% थी। औरंगजेब ने उनका धर्मांतरण क्यों नहीं किया? औरंगजेब की सेना में भी बहुत सारे हिंदू थे, उनका धर्मांतरण क्यों नहीं किया? उन 50-50 साल तक उसने राज किया। तो अगर वो इस प्रकार की क्रूरता करता तो वो शायद भारत में मुसलमानों का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता। बहुत सारी अफवाहें हैं, मैं उन पे नहीं जाता, क्योंकि अपने आप में इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि कोई भी राजा धर्मांतरण के लिए काम करता। अब विरोधी राजाओं के खिलाफ, विरोधी शक्तियों के खिलाफ इस प्रकार के काम करना कोई भी राजा करता। मंदिर तोड़ने का सवाल है, जैसे अभी काशी का वृंदावन, काशी का मंदिर है, मथुरा का मंदिर है, और कई मंदिरों पे अभी संभल की मस्जिद के बारे में भी कुछ कहा जा रहा है। सवाल यह है दोस्तों कि जो मंदिर मस्जिद तोड़े गए उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण कम थे, राजनीतिक कारण ज्यादा थे, सॉरी, धार्मिक कारण कम थे, राजनीतिक कारण ज्यादा थे। और इसमें अगर आप देखें तो जहां औरंगजेब ने 12 से 15 मंदिरों को तोड़ा, वहीं उसने करीब 100 से ऊपर मंदिरों को दान दिया। इसके प्रमाण आज भी मौजूद है, इसके शिलालेखों में और औरंगजेब के फरमानों में ये बात आपको मिलेगी। कामाख्या देवी गुवाहाटी का मंदिर हो, या महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में हो, या भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वृंदावन में हो, या बालाजी चित्रकूट का मंदिर हो, सब जगह ये फरमान मौजूद है कि औरंगजेब ने उन्हें दान दिया। कई जैन ग्रंथों में तो औरंगजेब की बहुत तारीफ की गई है कि भाई वो एक ऐसा राजा है जिसने हमारे धर्म का संरक्षण भी किया। तो खैर, ये सब चीजें पृष्ठभूमि में जाती हैं। और अभी ये बात आती है, एक और इसमें जोड़ दूं कि संभाजी महाराज से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए जो राजा आए थे, जो सेनापति आए थे, वो एक राठौड़ नाम के सेनापति थे, क्योंकि औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब की सेना में बहुत सारे राजपूत और बड़े बड़े पदों पर थे, बड़ी बड़ी मनसबदारी उनको थी। एक और बात जोड़ दूं जो शायद मैंने पहले भी कही थी कि छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब के साथ मिलकर कई लड़ाइयां लड़ी। औरंगजेब ने उनके प्रशासन में 7 हजारी का मनसब भी दिया था, और इसी के आधार पे संभाजी महाराज ने एक बार शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध किया, एक बार आदिल शाही के, बीजापुर के आदिल शाही के खिलाफ लड़ाई की। और अभी अभी एक और बात जो सामने आई है वो ये कि संभाजी के महाराज के पुत्र छत्रपति शाहू महाराज, ये अपनी कस्टडी से छूटने के बाद औरंगजेब की दरगाह पर उनको आदर प्रकट करने गए। अब ये चित्र का पहला भाग है। अब दूसरा भाग ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि भाई ये औरंगजेब की मजार जो खुलताबाद में है, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। कई लोगों ने इस बात को दोहराया और कई लोग इस पर आंदोलन भी कर रहे हैं। यही आंदोलन का परिणाम था कि नागपुर में हिंसा करवाई गई। जहां तक ये सवाल है, थोड़ा कब्र के बारे में भी एक बात देख लें कि औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी कब्र बहुत सादी हो, राज खजाने से ज्यादा पैसा उस पर न लिया जाए, और जो मैंने पैसा कमाया है टोपियां सी कर और कुरान को लिखकर, उसी के आधार पर ये खर्चा किया जाए। अब ऐसी एक कब्र को गिराना, तो मुझे याद आती है कि ऐसी पुरानी चीजों को तोड़ना, जैसे तालिबान ने गौतम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा था, ये उसी प्रकार का रवैया। इतिहास की मूर्तियों को, इतिहास की धरोहरों को, आर्कियोलॉजिकली सर्वे ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को तोड़ना, ये
भी मुझे केवल तालिबान की याद दिलाती है, क्योंकि इससे तोड़ने से कोई इतिहास नहीं बदलेगा और इसको तोड़ने से किसी समाज का कोई फायदा नहीं होगा। वास्तव में वहाँ कई टूरिस्ट आते हैं और अभी जब से ये विवाद चालू हुआ है, ये टूरिस्ट पर्यटकों के आने की संख्या करीब 10% से गिर गई है। 10% हो गई है केवल। पहले 2000 2500 आते थे, अभी 200-250 आते हैं। अब ये कब्र के उठाने के मामले को तेजी लाना गया, तो उससे भारतीय जनता पार्टी और जो उससे जुड़े हुए संगठन हैं, उनके काम करने का तरीका समझ में आता है। इन्होंने बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया, उसके बाद हिंसा भड़काई गई और उसके बाद इनकी राजनीतिक ताकत पहले से बढ़ गई। यानी क्या, उनका एक पैटर्न है, उनका एक प्रोटोकॉल हो गया है। किसी मुद्दे पर भावनाओं को भड़काओ, उस स्ट्रक्चर को तोड़ दो, उसके बाद दंगे होंगे, दंगे होने से उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। तो नागपुर में भी जो दंगे करवाए गए, उसके पीछे भी यही पृष्ठभूमि थी। बीएसपी और बजरंग दल के लोग नागपुर के महल क्षेत्र में, जहाँ शिवाजी महाराज का पुतला है, वहां गए और उन्होंने औरंगजेब के पुतले को जलाया। इसी के साथ सच्चाई है या अफवाह, मैं कहना ये मुश्किल है, पर कम से कम एक अफवाह फैली कि उन्होंने एक हरी चादर को भी जलाया जिस पर कलमा लिखा हुआ था। ये चादर शायद वो किसी दरगाह से उठा कर लाए थे और उसके बाद फिर कई लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप, जो गलत है, कई लोगों ने पत्थरबाजी की और उसमें करीब कई लोग घायल हो गए, कई पुलिस ऑफिसर्स भी घायल हुए। तो दोस्तों, सवाल यह है कि आज समाज में कौन से मुद्दों को सीरियसली लिया जाना चाहिए, कौन से मुद्दों को गहराई से लिया जाना चाहिए। क्या हम समाज की दुर्दशा नहीं देख पा रहे? यहाँ जो रोटी कपड़ा मकान के सवाल हैं, बिजली सड़क पानी के सवाल हैं, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ महाराष्ट्र में उनकी जो सत्ता है, उसके दौरान ऐसे मुद्दों को क्यों लाया जा रहा है? ये एक बहुत निंदनीय काम, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत प्रगतिशील राष्ट्र है, प्रगतिशील राज्य है। यहाँ बहुत प्रगतिशील आंदोलन हुए जिन्होंने सामाजिक सुधार, सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा काम किया। नागपुर जहाँ दंगे करवाए गए, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। इसी शहर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना दीक्षा भूमि में धर्मांतरण किया था बौद्ध धर्म के लिए। और ये वो शहर है जहाँ आरएसएस का हेड ऑफिस भी है। तो इस जगह पर दंगों का भड़कना हमारे लिए एक निंदनीय बात है। और ये बात जो चालू करते हैं इतिहास के खलनायकों के आधार पे, नायकों के आधार पे, इसका आज की राजनीति में कोई स्थान होना नहीं चाहिए। हमारे मुख्य मुद्दे समाज से जुड़े होने चाहिए, समाज की समस्याओं से जुड़े होने चाहिए और इन मुद्दों को हमने पीछे रखकर जो निर्माण के काम है, जो समाज के लोगों की गरीबी कम करने के काम है, समाज के वंचित लोगों के अधिकारों की बात है, उस पर ज्यादा काम होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के मुद्दों को, जैसे तालिबान ने बुद्ध की मूर्ति को तोड़कर एक बड़ा मुद्दा उठाया, अफगानिस्तान में अपनी सत्ता को मजबूत किया, यहाँ भी एक खुद से एक कब्र को तोड़ने की बात करके उसी रास्ते पर जाने की कोशिश हो रही है, जो एक काफी इसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जिस प्रकार से भारत में 1950 से 80 के बीच में निर्माण का बड़ा काम हुआ, उसी रास्ते पर हम फिर से चलें। आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।